बैच में क्या चल रहा था? अच्छा, रोल ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाया था ना। बहुत बढ़िया। वो क्या, लेसन 3 या 2 कितना चला था? 3। गुड। ठीक है, फैन बंद करना, पहला स्विच। पहला पहला फर्स्ट। वो नहीं बेटा, पहला, हाँ। बैठ जाओ अपना। हम्म। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाइम एंड टेंस का बैच पढ़ रहे हैं ना। टाइम एंड टेंस में आप देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। कर दो कर दो। तो उसको बोलो कि पेन किसने तोड़ दिया। और उसको पेन किसने। टाइम एंड टेंस से क्लास हम लोग का स्टार्ट है ना। तो शुरुआत से बेसिक से पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। आप किस चीज़ की तैयारी करते हो? यूपीएससी। यूपीएससी में कंपलसरी पढ़ना है या मीडियम चेंज करना है? बेसिक्स पढ़ना है। बेसिक नहीं, पूरा फाउंडेशन करना है। आपका बेसिक कैसा है? बोल नहीं पाते। आप दोनों का जी? कहाँ से हो आप? भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब ये वो कैब है, होता क्या है मैं बताऊँ आपको। जो बच्चे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, सबसे पहला क्या है क्लास यहाँ पे। जो डीएसएल में क्लास आपका क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। क्या आपको ज़रूरत है, सबसे पहले एक बैच हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है महा बेसिक। एक बैच है महा बेसिक के नाम से, राइट। महा बेसिक का मतलब यह है कि उन बच्चों को लिया गया उसमें, आ जाओ आ जाओ, जिनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। बहुत कमज़ोर का मतलब है कि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं, पढ़ पाते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। कुछ थोड़ा बहुत बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते, स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना। तो उनके लिए बैच क्या है? महाबेसिक। एक बेसिक है बेसिक प्लस फाउंडेशन, यानी बेसिक भी है प्लस फाउंडेशन भी है। तो ये बैच चल रहा है। इसमें बेसिक भी ले रहा हूँ और फाउंडेशन भी ले रहा हूँ। एक बैच है जो प्योर स्पोकन बैच है। ठीक है। इसमें स्पीकिंग की बात की। ये जो बेसिक प्लस फाउंडेशन है इसमें एग्जाम भी है। इसमें सब कुछ है, मतलब पूरा है। ये बेसिक प्लस फाउंडेशन में एग्जाम भी है, मीडियम मतलब पूरा फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश का। और स्पोकन में सिर्फ स्पोकन का है, और महाबेसिक में सिर्फ बेसिक का है, पूरा बेसिक। तो इसको करने के बाद ये करना कंपलसरी है। ठीक है। ये अलग इसका कोई मतलब नहीं, ये तो जिसको जो करना चाहता है कर सकता है। ठीक है। तो ये कोर्स स्पोकन अलग है, हर व्यक्ति कर सकता है। ये फाउंडेशन सबके लिए है, और ये महाबेसिक करने के बाद ये करना जरूरी है। ठीक है, यही पैटर्न है। अगर आप इसमें लिए हो एडमिशन तो ये भी करना पड़ेगा। हाँ आ जाओ, सिर्फ इसको करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात है। तो अभी जो बैच, जिस बैच में आप लोग हो, उस बैच का नाम है बेसिक प्लस फाउंडेशन
पूरा फाउंडेशन क्लास, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर दिन वोकैबुलरी देता हूँ मैं, वोकैब बेहद जरूरी है जो मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आज हम लोग का T4 चल रहा है, T4 का मतलब टाइम एंड टेंस का बैच है, लेसन 4 चल रहा है, 10 वोकैब रोज कराता हूँ और 20 वोकैब्स बेसिक देता हूँ। मतलब मान के लो कि 30 वोकैब्स डेली होता है हम लोगों का। तो वो वोकैब हम लोग डेली याद करेंगे, डेली आपसे पूछा जाएगा, डेली यूज में आएगा, तो बोलना लिखना पढ़ना आ जाएगा। वोकैब याद मैं करवाऊंगा, आपको मेरे साथ बस कल्पना करना है। जैसे पहला वर्ड है गॉक, गॉक का मतलब होता है घूरना, ठीक है। अब घूरना का मतलब क्या होता है, घूरना मतलब देखना भी कह सकते हो। जैसे देखने के बहुत सारे वर्ड होते हैं, आप बोलते हो सी, आप बोलते हो लुक, ठीक है, आप बोलते हो वॉच, आप बोलते हो ग्लेयर, आप बोलते हो बिहोल्ड, आप बोलते हो यहाँ पे गॉक, आप बोलते हो स्टेयर, है ना। इस सब का मतलब होता है देखना, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, इस सब का मतलब होता है देखना, ठीक है। अब इसके खास चीज ये है कि इस सबके साथ एक बहुत अच्छा बताऊं आपको ट्रिक्स, इस सबके साथ प्रीपोजिशन हमेशा एट लगता है अगर लाओगे तो। अगर प्रीपोजिशन की जरूरत है तो हमेशा क्या लगेगा, सबके साथ एट लगेगा। सी का मतलब होता है किसी को सामान्य अवस्था में देखना, देखा और भूल गया को सी बोलते हैं, देखा और भूल गया। जैसे आप अपने घर से यहाँ पे आ रहे थे रास्ते में, तो बहुत सारी चीज देखा आपने, लेकिन याद है कुछ भी नहीं है, उसको सी बोलते हैं, आई सी यू, राइट। हमने सी किया, बस देखा, कार देखा, सी किया, हमने कॉमन देखा। लुक के साथ हमेशा एट लगता है, सबके साथ एट लगता है। तो लुक का मतलब देखना नहीं, दिखाना। जैसे लुक एट मी, लुक एट देम, लुक एट द बोर्ड, लुक एट हिम, ठीक है। तो लुक एट मतलब देखो, नॉट, है ना। तो देखो मतलब दिखाते हैं लोग, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द एसी, लुक एट लाइट, इस तरह से। वॉच का मतलब होता है जिसमें सेंस ऑर्गन का प्रयोग करते हैं। मूवी देखते हैं हम लोग, तो मूवी क्या है भाई, मोशन में है, एक्शन में है। तो वॉच का मतलब किसी चीज को ऑब्जर्व करना, क्या करना, ऑब्जर्व करना। जैसे मूवी देखते हैं क्या, ऑब्जर्व करते हैं उसको, याद रखते हैं, इसलिए वॉचमैन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वॉचमैन। वॉचमैन क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि आई एम वॉचिंग यू, इसका मतलब कि आप अलर्ट हो जाइए, वो आपको वॉच कर रहा है, मतलब आपके बैठते उठते हर एक्शन को निगरानी रख रहा है, उसको वॉच बोलते हैं, ठीक है। तो वॉच का मतलब ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो वॉच का मतलब अलर्ट होना, ठीक है। ग्लेयर का मतलब होता है लालच भरी आंखों से देखना। जैसे आप हाथ में बनाना है, आप रास्ते में जा रहे हो, मंकी देखा, मंकी की आंखों में लालच है, तो बोलते ग्लेयर कर, ग्लेयरिंग आइज, मतलब उसकी आंखों में क्या है, लालच है, लोभ है ना। मान लो पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, रसगुल्ला खाऊं काट के, अब आप लोग देख पढ़ रहे हो, जी सर, है ना। तो उसको बोलते हैं ग्लेयरिंग आइज, क्या बोलते हैं, ग्लेयरिंग आइज। और बिहोल्ड का मतलब होता है प्यार भरी आंखों से देखना। जैसे मदर बिहोल्डिंग हर चाइल्ड, माता अपने बच्चों को निहारती है, निहारना इसको बोलते हैं निहारना। निहारना का मतलब प्यार भरी आंखों से देखना को हम लोग बोलते हैं बिहोल्ड करना, राइट। इसको बिहोल्ड बोलते हैं। गॉक और स्टेयर, इसका मतलब होता है घूरना, इज अ बैड सेंस। तो गॉक और स्टेयर नेगेटिव सेंस में आता है, किसी को नहीं घूरते हो, तो घूरना इज अ नेगेटिव। तो इसको याद कैसे करते हैं, गॉक एक वर्ड है, तो गॉक मतलब गायक, गायक जब गाना गाता है तो घूरते हैं कि गा कहाँ से रहा है कि नहीं। तो गॉक मतलब घूरना, स्टेयरिंग करना, है ना, वो होता है गॉक, ठीक है। याद ध्यान हो गया, ये हुआ गॉक वर्ड। तो गॉक का मतलब घूरना, स्टेयर करना। नेक्स्ट वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब डिस्करेज हो जाना, डेट हतोत्साहित हो गए, डेट रेंट, डेट रेंट। अब याद कैसे करें, डेट पर रेंट, जैसे ही आप रेंट देते हो फिर से डेट आ जाता है, नहीं होता, मतलब रेंट दिया नहीं कि फिर से महीना लगता होता है नहीं, लेने वाले को लगता है कि यार अभी महीना नहीं आया, देने वाले को लगता है अभी तो दिया था जस्ट, है ना। तो डेट रेंट, जैसे ही डेट आता है रेंट देने का, हम लोग हताश हो जाते हैं, फिर से पैसा देना पड़ेगा। तो डेट रेंट, डेट पर रेंट। नेक्स्ट है लूसिडिटी, अस्पष्टता। लूसिडिटी, लूसी दीदी हमेशा स्पष्ट बोलती है, लूसिडिटी, लूसी दीदी हमेशा स्पष्ट बोलती है। कैलामिटी कहते हैं प्राकृतिक संकट को, ध्यान देना, कैलामिटी आर्थिक, है ना, कैलामिटी प्राकृतिक संकट, कैटास्ट्रोफ बोलते हैं उसको। प्राकृतिक संकट, जैसे मान लो अभी बहुत सारे संकट आ रहे हैं, देखो इतने लोग मारे जा रहे हैं, कहीं मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो कैलामिटी है। कैलामिटी को याद करो, काली मिट्टी, अगर बिहार से होंगे आप तो काली मिट्टी वहां पाया जाता है बिहार में, जिसमें इतने मोटे मोटे दरार फट जाते हैं, जिसमें पैर भी जा सकता है आपका। तो काली मिट्टी में क्या आता है, संकट आ जाता है, बारिश में फिर जुड़ते हैं लोग। तो काला मिट्टी मतलब संकट। असॉल्ट का मतलब आक्रमण करना, ध्यान देना, आक्रमण करने का 3 वर्ड और होता है। यहाँ वर्ड आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मिल रहा है देखो, अटैक है ना, अटैक, अटैक है। एक इन्वेड होता है, INVAD,
उसी का नाउन बना हुआ है इन्वेड, असॉल्ट है ही। तो अटैक का मतलब होता है कि दोनों पक्ष को पता होता है, उस आक्रमण को अटैक बोलते हैं। जैसे इंडिया अटैक्ट पाकिस्तान, इंडिया अटैक्ट चाइना, तो अटैक्ट क्या, दोनों को पता है, ही अटैक्ड मी। ध्यान देना, इन तीनों के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, जबकि एग्जाम में खूब पूछता ही अटैक्ड ऑन मी, चाइना अटैक्ड एट इंडिया, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, ये सब गलत है, कहीं भी ऑन एट नहीं लगता। तो अटैक के साथ प्रीपोजिशन किताब में लगा मिलता है, उसको काट देना है। अटैक के साथ, इन्वेड के साथ, असॉल्ट के साथ कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, इसलिए अटैक एट नहीं होता, अटैक ऑन नहीं होता, ठीक है ना। जबकि सुनने में अच्छा लगता है अटैक्ड एट, अटैक्ड ऑन, है ना। तो अटैक्ड दोनों पक्ष को पता होता। असॉल्ट का मतलब होता है जिसमें जन धन की हानि पहुंचाना हो, उसको असॉल्ट बोलते हैं। जैसे मान लो अभी सुना होगा आपने कि ताज होटल में हुआ था, आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या था, असॉल्ट हुआ था। जैसे कहीं आप घूमने गए हो, वहां पे कोई बम उड़ा दिया, तो उसका मकसद ये नहीं कि आप उसके दुश्मन हो, यहाँ पे दोनों क्या दुश्मन है, वहाँ दुश्मन नहीं, वहाँ होटल में खाना खा रहा है, ऐसे किया, निकल लिया, बम फूट गया, क्या होगा, असॉल्ट है। असॉल्ट मतलब जन धन की हानि पहुंचाना, उसको असॉल्ट बोलते हैं। इन्वेड का मतलब होता है कि आपका मित्र ही आपका बन गया दुश्मन, घर में खाना खिलाने के लिए बुलाए हो और वहीं दबा दिया, उसको बोलते हैं इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है घर में घुस करके मारना। जैसे बाबर अटैक्ड इंडिया नहीं, बाबर इन्वेडेड इंडिया। बाबर इंडिया पे आक्रमण नहीं किया था, इंडिया में आया था, उसे बुलाया गया था, यहाँ पे खाया पिया, तब आक्रमण किया, उसको इन्वेड बोलते हैं। तो बाबर अटैक्ड इंडिया नहीं होता कभी, बाबर पढ़ना हिस्ट्री में, बाबर इन्वेडेड इंडिया, बाबर घर में घुस करके आक्रमण किया था। ठीक है, सुना बात को। कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार करना, अपमान करना, कंटेम्प्ट। आपने सुना होगा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, सुना है ना। तो कोर्ट, कोर्ट का क्या करते हैं लोग, तिरस्कार करते हैं तो जेल जाते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कोय। कोय का मतलब होता है सीधा साधा भोला भाला। कोय की बात कर लो, काऊ, काऊ कैसी होती है, सीधा साधा। दीन का मतलब होता है कोलाहल, शोरगुल। दीन 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 दीन, सारे हल्ला कहाँ होते, दिन में होते हैं ना। तो दीन को पढ़ लो, दीन, दिन में क्या होता है, कोलाहल, शोरगुल, अप्रोर, कमोशन। सियर, सियर का मतलब होता है झुलसा देना। अब मान लो इतना गर्मी का मौसम है, किसी का सर छिलवा के धूप में खड़ा कर दो, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सर, सर क्या होगा, झुलस जाता है। बेडाइजन कहते हैं भड़कीले बस पहनना। बेडाइजन को लिंक कर लो बेदी, मोनिका बेदी। मोनिका बेदी एक्ट्रेस का नाम है, जो हमेशा भड़कीले वस्त्र पहनती थी। तो बेडाइजन बेदी, मोनिका बेदी कैसे पहनती, भड़कीले वस्त्र। ठीक है, सारे बच्चे खड़े हो जाइए, अब मेरे साथ बोलना है आपको। बोलो, गॉक, गॉक, घूरना, स्टेयर करना, गॉक, घूरना, स्टेयर करना। डेटरेंट, हतोत्साहित। डेटरेंट, डेट परेंट, हतोत्साहित। लूसिडिटी, क्लियर बोलना, स्पष्ट बोलना। लूसिडिटी, स्पष्टता। कैलामिटी, प्राकृतिक संकट। कैलामिटी, आपदा। कैलामिटी, प्राकृतिक संकट। असॉल्ट, हवा बोलना। असॉल्ट, आक्रमण करना। असॉल्ट, अटैक। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तिरस्कार, अपमान। कोय, सीधा साधा, भोला भाला। दीन, शोरगुल, हल्ला गुल्ला। दीन, कोलाहल। सियर, झुलसा देना। पेडाइजेन, भड़कीले बस पहनना। पेडाइजेन, बेदी, मोनिका बेदी, भड़कीले बस पहनना। बेडाइजेन, भड़कीले बस पहनना। हैव अ सीट प्लीज। अब देखो नीचे लिखा है एक से अधिक अर्थवा शब्द, ये बेसिक वर्ड है। अब बेसिक क्या है भाई, अब रिंग है। अब रिंग का मतलब देखो अंगूठी भी होता है जी, रिंग का मतलब बजना भी, रिंग मतलब बजाना भी, है ना। तो ये वर्ड है रॉक, पत्थर। अब सुना होगा मुंबई रॉक्ड, मतलब मुंबई दहल गया, हिल गया। तो रॉक मतलब हिलना भी, देखो लिखा। एक एक अब फिर क्या, रॉक म्यूजिक, आधुनिक संगीत, है ना। रोज गुलाब का फूल भी है, राइज का सेकंड फॉर्म भी है। तो इसमें से मैक्सिमम जो वर्ड है ना, आपको एक न एक आता होगा जरूर, है ना। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता होगा, कोई ना कोई वर्ड आता होगा, भले पूरा नहीं। मान लो रिंग, अंगूठी सबको आता होगा, बजना भी आता होगा, है ना। तो इस तरह के वर्ड जो है आपको बहुत ज्यादा नहीं है, याद करना है, हो जाएगा ना। ठीक है, बहुत अच्छा बात। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हम्म। पिछला क्लास कहाँ तक हुआ था बच्चे? एक्स्ट्रा है ना? एक्स्ट्रा में कुछ काम हुआ था। यस। गुड। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्चुअली देखो बताऊं आपको। टाइम एंड टेंस, जितने बच्चे हो आप लोग बचपन से पढ़े हो, टाइम एंड टेंस पढ़ते आ रहे हो, हमेशा पढ़ा होगा ताते ती रहा रही चुका चुकी। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा चेंज है। मैं ताते ती रहा रही नहीं पढ़ा रहा आपको। यहाँ पे टोटल जो पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट और थॉट के आधार पर आप सेंटेंस कैसे बोलते हो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, हिंदी लैंग्वेज अलग है। उसके आधार पर हम लिखना पढ़ना बोलना सीख सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम के पैटर्न देखते हो तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कभी हिंदी में नहीं होते। इसलिए हिंदी से कभी भी इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहिए, राइट? अब यहाँ पे पढ़ने का पैटर्न क्या है? सिंपल प्रेजेंट। क्योंकि आप पढ़ते हो तो सिंपल प्रेजेंट पढ़ने का तरीका क्या है? तुम लोग पढ़ते हैं तातीत लगा होता है, तो हमने सबसे पहले उसे हटाने का प्रयास किया। हमने कहा कि चाहिए लगाओ तो ही प्रेजेंट टेंस है, और उसको 6 7 दिया। जैसे हमने कहा कि मुझे एक बोतल शराब, मुझे नहीं, उसे एक बोतल शराब चाहिए, है ना? उसे नदी किनारे सुंदर सा घर चाहिए, है ना? उसे एक शर्ट चाहिए। यहाँ देखा था हम लोगों ने। कुछ कहा पढ़ो, करो, ये सब काम किया था हम लोगों ने। तो ये सब काम करके एक्स्ट्रा काम आज पढ़ेंगे। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब होता क्या है कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब समझते हैं कि जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, है ना? लेकिन अब पढ़ेंगे हम लोग कि इज एम आर लगा हो, क्या वो प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? हैज हैव लगा है, क्या वो प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? तो हम ये चर्चा करें। देखें हम लोग तो पूरा जितना भी हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब है सबका पढ़ेंगे आज रोल। ठीक है? तो इस रोल पढ़ने के लिए हेडिंग बनेगा हम लोग को रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसको आप बिना समझे हुए लिखिए पहले, फिर बात करूंगा आगे। ठीक है? पहले इसको उतार लेना है बिना समझे हुए। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, फिर बात करेंगे आगे हम लोग। जैसे लिखा है बस कॉपी कर लीजिए आप। फिर हम आगे इस पे डिस्कशन करेंगे क्या करना है इस पे। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। हो गया ना? बता दूं?
कॉपी कर लिया सबने? लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसा लिखा है हूबहू कॉपी करना है आपको। हिंदी लिखा है बगल में, हिंदी भी डाल दीजिएगा। बगल में हिंदी भी लिख लीजिएगा, जो लिखा होगा हिंदी, है ना। करना, होना, रखना। हो गया ना, बहुत अच्छा। लिखो लिखो लिखो, बस आराम से लिखो, लिखो फटाक से। पहला हिंदी है होना, करना, रखना, जरूरत, साहस, इच्छा। देखिए यहाँ पे बताऊँ आपको, जितना भी इंग्लिश आप पढ़ते हो उसमें टाइम एंड टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। अगर टाइम एंड टेंस कहीं भी आप पढ़ते हो, आपको पढ़ाया जाता है ग्रामर। डीएसएल में ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता। डीएसएल में लैंग्वेज का पार्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको पूरा एग्जाम कवर होता है, और साथ साथ अब सिंपल प्रेजेंट है, इसका कोई भूमिका नहीं। लेकिन इसके बिना आपको टेंस ही नहीं आएगा, है ना। तो पूरा पार्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा टाइम एंड टेंस, आप कहीं पढ़ोगे 10 दिन में, 5 दिन में समाप्त। यहाँ टाइम एंड टेंस में लगभग आपको 20 से 25 क्लास सिर्फ टाइम एंड टेंस पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश का बैकबोन है। अगर बैकबोन किसी का कमजोर है तो वो फिर जिंदा रहना मुश्किल मुश्किल है कि नहीं। तो इंग्लिश को जिंदा रखना है तो ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, आपने इसे कॉपी कर लिया ना, बहुत अच्छी बात। अब कॉपी कर लिया, कुछ नहीं करनी, इसे बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ समझने के साथ दो तीन बातें पूछते हैं। एक है जिसका नाम है एक्सिलरी वर्ब, एक है जिसका नाम है मेन वर्ब। मुझे बताओ, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब से सारे बच्चे परिचित हैं या नहीं है? परिचित हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? नहीं परिचित है? नहीं पर तो बोले है परिचित। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। और मेन वर्ब कितने होते हैं? कितने? ये है लिमिटलेस, इसकी कोई संख्या नहीं। की संख्या, क्योंकि मेन वर्ब जो 5 वेराइटी हुआ कि गो वेंट गॉन था, वो 5 तो एक ही ना हुआ, गो। अब गो का वेंट बनाया तो गो ही तो एक ही ना है। ये तो मेन बहुत सारे हैं, ये संख्या इसी की संख्या है 24, मात्र 24। तो 24 याद करना आसान है कि नहीं? आसान है, जिसमें मैक्सिमम हमने लिस्ट में आपको दे दिया है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब है क्या, पहले समझ लो, फिर बात आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, इसका हिंदी होता है नौकर। हिंदी क्या इसका होता है? इसको ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक। सहायक का मतलब मदद करता हो, राइट। मेन का मतलब पता है, मेन काम करने वाला होगा, ठीक है। मेन वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। मेन वर्ब जो होता है सेंटेंस का राजा होता है। क्या होता है? राजा। यानी दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें मेन वर्ब ना हो। यानी अगर सेंटेंस है तो मेन वर्ब होना पड़ेगा, क्योंकि मेना बिना मेन वर्ब सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले तो बिना सोचे समझे 2-3 लाइन मुझे लिखवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे समझ नहीं पाओगे आप। तो पहला लिखो NOT, नोट नंबर 1 लिखो। नोट 1 लिखिए, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो, ठीक है ना। ताकि जो बच्चे आज फर्स्ट डे आए, देखिए ये लिखेंगे AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी क्या होता है? सहायक क्रिया। बस पढ़ाने से पहले समझा दूं तो समझ में आपको आ जाएगा। हिंदी में कहाँ लिख लीजिए, लिखिए हेल्प, लिखिए ऑक्सिलरी, ऐसे शॉर्ट लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ए भी लिखिएगा, है ना। देखिए ए भी की संख्या 24। ए भी की संख्या 24, मात्र 24 होता है। कितना संख्या है? 24। ए बी की संख्या मात्र कितना? 24। यहीं पे चलो कौन कौन सा होता है, लिखो फटाफट। इज, एम, आर, वाज,
वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ठीक है जी। दूसरा होता है विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। हो गया जी। और ये हुआ पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन और तीसरा लेता हूं, नीड, डेयर और यूज्ड टू। टोटल 24 हो गए। एग्जाम्पल इज, एम, आर, वाज में, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडल्स। बताओ सबको होगा, है ना? क्या बोलते हैं इसे? मॉडल्स। लेकिन सब किसका बेटा है? ऑक्सिलरी वर्ब का। यानी सबको बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। इज, एम, आर, वाज में, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू और नीड, डेयर और यूज्ड टू। इस सबका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। कोई पूछे ये क्या है, तो इसका नाम है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका नाम है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, और तीन का नाम है सेमी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। ये पढ़ाऊंगा आगे आपको, ठीक है? क्योंकि आप कुछ बच्चे हैं जो परिचित नहीं, से लिखवा दिया मैंने इसको फटाफट, ताकि पता चले कि क्या होता है। यही 24 होता है जो आपको याद भी हो गया होगा। याद हो गया? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। मॉडल 10 होते हैं। ये कितने होते हैं? 10। वो 11। एक्सक्लूसिव कितने होते हैं? 11। ये कितने हैं? 3। लिख लिया ना? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, वो नीड है, डेयर है और यूज टू है। नीड, डेयर और यूज टू। ठीक है बालक? ऑनलाइन प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, सही मॉडल्स उतार लिया सबने? इन सबको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर हो गया? ये सबका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। कितनी संख्या में है? 24। मॉडल्स कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं मॉडल्स? 10। प्रिंसिपल 11, से मॉडल्स 3। नाम छोड़ बस, 24 याद हो गया ना? खत्म। आगे पढ़ाऊंगा भर में। इस सबका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सिलरी वर्ब। इसका नाम है सहायक क्रिया। ठीक है? सहायक क्रिया का मतलब होता है मीनिंगलेस, जिसका कोई वैल्यू ना हो। लिखो नोट में, सहायक क्रिया का मतलब मीनिंगलेस होता है, जिसका कोई वैल्यू ना हो। लिखो, सहायक क्रिया का मतलब मीनिंगलेस। सहायक क्रिया का मतलब मीनिंगलेस, जिसका कोई वैल्यू ना हो। ठीक है? एकदम बिल्कुल अपनी भाषा में समझो। सहायक क्रिया का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल सहायक क्रिया जिसका कोई मीनिंगलेस होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं। तो पूछे कि वुड का हिंदी क्या है? जीरो, कुछ नहीं। ठीक है ना? ये क्या होता है? मीनिंगलेस। समझ में आता गया? अच्छी बात। थोड़ा सा पॉइंट लिखिए, मेन वर्ब लिखिए। मेन वर्ब हेडिंग क्या बनाया आपने? मेन वर्ब। पहले समझा तो फिर पढ़ाऊंगा डिटेल आपको। मेन वर्ब, इसको शॉर्ट में एम भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एम भी। मेन वर्ब लिखो। मेन वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। मेन वर्ब सेंटेंस का राजा होता है। मेन वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। मेन वर्ब सेंटेंस का, हिंदी लिख लो कोई बात नहीं, मेन वर्ब सेंटेंस का राजा होता है। मेन वर्ब, हाँ, सेंटेंस, मेन वर्ब सेंटेंस का राजा होता है। ठीक है? दुनिया का कोई सेंटेंस लिखो, दुनिया का कोई सेंटेंस। पढ़ने का मतलब कॉन्फिडेंस आना चाहिए। दुनिया का कोई सेंटेंस, दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के संभव नहीं है। दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के संभव नहीं। दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के संभव नहीं। देखो, मेरा कहना है पढ़ने का मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए।
आपने कहा कि दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब संभव नहीं। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो क्लास तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो कहा कि दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब संभव नहीं। अगर सेंटेंस है तो वर्ब होना चाहिए। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। यानी सहायक क्रिया हो चाहे ना हो, मेन वर्ब होना चाहिए। पास में आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 2 बात करें हम लोग। अब हम लोग उस पर बात चर्चा करें, क्या मामला क्या है। अभी आपने एक लिस्ट लिखा, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, वहां रोल ऑफ मेन वर्ब नहीं था, रोल ऑफ, क्योंकि मेन वर्ब तो राजा है, उसको क्या पढ़ना है? पढ़ना किसको? नौकर को, क्योंकि राजा तो राजा है ना भाई। ठीक है, अब समझो कॉन्सेप्ट क्या मामला है। होता क्या है, कल्पना कर लो कि आपके घर में एक नौकर है और आप हो गए मालिक। मालिक कौन है? राजा। नौकर कौन हुआ? सहायक क्रिया। तो अगर आप घर में मालिक भी है नौकर भी है, कल्पना करते रहो, सोचते रहो, आंख बंद कर सोचते रहो, राइट। अब मालिक हो नौकर हो तो वैल्यू आपका ज्यादा है, राइट। लेकिन आप जब ऑफिस जाते हो, पीछे में आपका नौकर सोफे पे जूता पहन के बैठ रहा है, क्या जी, आपके शर्ट को पहन रहा है, पैर से दबा रहा है, सारा भड़ास निकाल रहा है। नहीं भाई, कुछ भी कर सकता है ना वो, क्या कर सकते? कब? जब आप नहीं हो तब। इसका मतलब है कि मालिक अगर है तो नौकर की हिम्मत, अगर मालिक नहीं है उस पल के लिए वही नौकर क्या बन गया है? राजा। नहीं, अब अगर धोखे से मालिक निकल गया और बचपन से नौकर है तो उस घर का मालिक कौन बन जाएगा? नौकर। कब? जब राजा नहीं, जब मालिक। इसका मतलब हुआ all these auxiliary verb are used as an auxiliary verb as well as main verb। इसका मतलब जो आपने चार्ट लिखा है यहाँ पे, ये चार्ट क्या कहता है भाई? ये चार्ट ये कहता है कि सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। भाई नौकर तो है ही ऑलरेडी, लेकिन अगर इसके साथ मालिक ना रहे, मेन वर्ब ना रहे, तो ये नौकर क्या बन जाएगा? मालिक। यहीं पे बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। उसमें बात को ना, वो सोचता है तो नौकर है, ये मालिक कैसे बन जाएगा? अरे वो रिक्शा वाले का बेटा था, आज डीएम बना हुआ है भाई। अब वो रिक्शा वाला नहीं रहा है, वो डीएम बन गया। समझ पा रहे हो बात को ना? तो कहने का सेंस है कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। तो पहला नोट हम लोग को यही लिखना, हिंदी में लिखो कि सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, लिखो फटाफट, सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, सारे ऑक्सिलरी वर्ब, ए भी लिखो शॉर्ट में, ए भी, सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ, सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। सिंपल सा, सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। क्या लिखाया? सारे ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं सबका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। लेकिन उसका शर्त है ना, शर्त है ना जी। तो शर्त नंबर 1 क्या है सर? शर्त नंबर 1, बन तो सकता नहीं, शर्त होगा ना। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 लिखो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग, यदि ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब
मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम, साथ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। देखो जो कहा मैं बोर्ड लिख रहा हूं, हमने कहा बेटा कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना, मैंने कहा यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए तो वह ऑक्सिलरी क्या कहा जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब तब कहा जाता है जब मेन वर्ब होता है, और पूरे को बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन मेन वर्ब के साथ क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब प्रश्न उठता है कि मेन वर्ब जो होता है वो क्लासिफिकेशन में 5, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोस, ये 5 तरह के राजा हैं, 5 तरह के। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, राइट। अब देखना पड़ेगा कि 5 वर्ब में कौन सा वर्ब है जो नौकर के साथ चलता है, मतलब 5 में कौन है नौकर के साथ चलता है। तो ध्यान देना, मात्र वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक ऐसा वर्ब है जो कभी लाइफ में अकेले नहीं आता। लिखो, V3 और V4 कभी अकेले नहीं आता। यहां चाहो तो नोट में डाल देना, नोट में करके कि V3 V4 कभी अकेले नहीं आता। ऐसा कॉन्फिडेंस डाल दूंगा ना कि तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला कांप जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो, हटा दो इसको, V3 वो कभी अकेले नहीं आता, समझ रहे हो ना, हटा दो इसको V3। अब देखो, किसने, मान लो कोई अंग्रेजी का विद्वान व्यक्ति, तुमको लगता है कि अंग्रेजी बोलता है, बोल दिया आई गॉन देयर, आज से पहले अगर कोई बोलता है गॉन देयर, तुम लगता है कि अंग्रेजी जानता, ठीक है बोल रहा है। अब बताओ राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि आज तुम्हारा क्या है बेटा, ये गॉन क्या है बाबू। अब तुमको पता है कि V3 कभी अकेले मतलब बिना नौकर के नहीं चलता, तो वो राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ। तो पहला चीज आपको राइट रॉन्ग करने आना चाहिए, इसका मतलब सेंटेंस क्या हुआ, ये गलत है, मैंने बताया। तो पहले क्या पकड़ना है, राइट या रॉन्ग, और नए की ना आए तो यही एग्जाम्पल आप पूछना किसी अपने दोस्त मित्र से, राइट बोलता है कि रॉन्ग बोलता है। राइट किसने बोला, आई जस्ट कमिंग, आई जस्ट कमिंग, आई जस्ट कमिंग, तो राइट बोला कि रॉन्ग बोला, रॉन्ग बोला ना। कमिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ मतलब क्या, आईएनजी फॉर्म बोलता है ना। तो बोलो ये अकेले कभी, इसे क्या चाहिए, नौकर, नौकर मतलब क्या चाहिए, हेल्पिंग, यहाँ पे वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, गलती हुआ ना, नहीं समझ पा रहे हो तुम, तो चेहरा पे क्वेश्चन मार्क क्यों है फिर, हैं, ध्यान नहीं दिया। देखो बेटा, आई क्या है, ये जस्ट को हटा दो, इसे मतलब मत रखो। ये कमिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए V4 को क्या चाहिए, क्या चाहिए, संख्या क्या 24, तो क्या उस 24 में जस्ट है क्या, नहीं ना, हमको उस 24 में से एक चाहिए ना, यहाँ पे है, तो गलती हुआ ना फिर, खत्म कहानी। क्योंकि कमिंग मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है, हमको यहाँ पे चाहिए हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो गलत है, सिंपल बात। तो पहले करना है राइट और रॉन्ग, ये रॉन्ग हुआ या नहीं हुआ, हुआ, तो इसको सही करें क्या होना पड़ेगा, यहाँ इसको देखो पहले, आई हैव गॉन, यहां बोलना पड़ेगा आई एम, है ना, जस्ट कमिंग, बोलना पड़ेगा ना, बोलो किसी को आपत्ति, सही कर लिया। तो आई एम जस्ट कमिंग, आई हैव गॉन देयर। क्या सीखा हमने कि V3 यानी 5 वर्ब में V3 और V4 ऐसा वर्ब है जो नौकर के साथ चलता, यानी V3 और V4
कभी अकेले लाइफ में नहीं आएगा, अगर आया है तो गलत। और V3 V4 से पहले आने वाले वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। हटा दिए जाए, उतार लिया सबने, आगे बढ़ूं। अच्छी बात। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 2 कहता है बच्चे, शर्त नंबर 2 लिखिए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, फटाफट, यदि नोट 2 लिखिए, जो भी नोट है, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो, बल्कि, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग हो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग हो, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग हो, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग हो, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मैं कुछ उल्टा बोल दिया क्या? फिर से बोलता हूं, कोई बात नहीं। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग हो, तो 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 वह ऑक्सिलरी वर्ब, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में जाना जाता है, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। फिर से बोल दे रहा हूं, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। यही बात मैं बोला, अच्छी बात। देखो क्या कर रहा हूं, हमने कहा यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो, नहीं है, देखो काट दिया। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग हो, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में जाना जाता है। देखो सामने लिखा हुआ है, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। ये तो नहीं है, काट दिया हमने इसको, काट दिया ना, मतलब ऐसा ना हो, कहा गया ऐसा ना हो, ऐसा हो, ऐसा हो जी। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो के क्या हो, नाउन या अदर वर्ड, तो यही ऑक्सिलरी क्या कहा जाएगा? मतलब यही नौकर क्या बन गया? मालिक। अब मेन वर्ब कितना होता है? 5, 5 में 2 निकल गया ना, कौन? V3 और V4, तो बचा कितना? फर्स्ट, सेकेंड और 5, यानी ये मेन वर्ब कौन सा बनेगा? एक V1 बच गया, एक V2 बच गया और एक V4, ये नहीं बचा जी, बोलो, ये नहीं बच गया? नहीं बच गया, 5 था ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। यानी कि अगर तुम बोलना चाहते हो आय के साथ, तो आय के साथ तुम गो बोल सकते हो, आय के साथ तुम वेंट बोल सकते हो, यहाँ पे हेल्पिंग की आवश्यकता नहीं है। तुम ही के साथ गोज बोल सकते हो, वेंट बोल सकते हो, है ना। ये देखो क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्या? यानी इसको नौकर की जरूरत नहीं, ये अपने आप में सही है। किसको आपत्ति? आई गो, आई वेंट, ही गोस, ही वेंट। यहाँ तो कॉपी कर लिया सबने, अब वापिस आता हूँ वहां पे, हटा दूँ इसको, फटाफट लिखो, आज समाप्त करना है। चले आगे, अच्छी बात। अब देखो बोर्ड पे, वापिस आते हैं वहीं पे जहाँ पे आपने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। देखो बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप सब लोग,
देखिए बोर्ड पे ये क्या लिखा है, वर्ब टू बी। ये क्या लिखा, V1 लिखा, V2, V3, V4, V5। अच्छी बात। अब देखो ये V1 का पूरा लिस्ट है या नहीं है। V1 का मतलब कौन सा टेंस, V5 मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब देखो ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं, ये सारे V1 हैं, तो V5 का मतलब होता है बेटा एस या ES। देखो तो सब में एस लगा हुआ है लगा हुआ। इसका मतलब कि इज, डज, हैज, नीड्स, डेयर्स, विल्स, ये सब का सब वर्ब कौन सा फॉर्म है, यानी जैसा गोज है वैसा इज है, जैसा गो है वैसा आर है, डू है भाई। इसका मतलब है कि सब का सब V1, ये सब का सब V5, यानी सब्जेक्ट है और इसके साथ V1 या V5 लगाया तो टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ या नहीं, जल्दी बोलो, हुआ। इसका मतलब कि इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव जो सारे टेंस हैं किस टेंस में हुए, प्रेजेंट टेंस में। यानी कहीं पे हैव लगा होगा तो उस टेंस का नाम क्या बोलोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल। कहीं पे इज, एम, आर लगा टेंस का नाम क्या बोलोगे, कहीं पे विल, विल्स लगा टेंस का नाम क्या बोलोगे, ओके सर फ्यूचर हो जाएगा, सर ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा, सर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो कंफ्यूजन है ना, अब इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं पहले, राइट, समझते हैं पहले। यहाँ देखो वाज वेयर क्या लिखा, V2 टेंस का क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। V3 मतलब परफेक्ट, ING मतलब कॉन्टिन्यूअस। अब इसको समझते हैं बढ़िया से और एग्जाम्पल से चेक करते हैं क्या मामला सही है गलत है क्या होता है, राइट। वापिस आते हैं फिर से एक बार। अब यहाँ समझ गए, अब सिंपल पॉइंट समझते हैं। हमने बोला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया लता, ठीक, लता के साथ यहाँ लिखा हैज, यहाँ भी लिखा हैज, राइट, लता हैज, लता हैज, क्लियर, अच्छी बात। अब देखो लता हैज लिखा, यहाँ देखो हैज है कि नहीं है, देखो यहाँ पे हैज है, तो हैज मतलब क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी लता सिंगुलर। देखो V5 का मतलब होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर, राइट बच्चे। अब सिंगुलर होता है तो लता यहाँ पे क्या है बच्चे, सिंगुलर, तो लता हैज हुआ। अब हैज का देखो हिंदी क्या लिखा हुआ है, रखना, उसका नहीं, हिंदी क्या है, रखना। तो लता रखती है, ये लता के पास है, लता रखती के पास है। अब यहाँ बोर्ड ध्यान दो, हमने यहाँ पे कहा सिंपल सा आई एम, किस टेंस का हुआ, जल्दी बोलो, हिंदी क्या हुआ इसका, मैं हूं, हिंदी क्या हुआ, मैं हूं। जैसे बोलते हो आई गो, वैसे क्या बोलोगे, आई एम। हमने बोला आई हैव, हिंदी क्या हुआ, मेरे पास है, आई हैव मेरे पास है। जैसे बोलते हो आई गो, मैं जाता हूं, आई हैव मैं रखता हूं, आई हैव मैं रखता हूं। हमने बोला आई डेयर, मैं साहस करता हूं, आई विल मेरी इच्छा है, मेरी, किसी को आपत्ति यहां तक है। हमने बोला ही इज, हिंदी क्या होगा जल्दी बोलो, यह है, हुआ है। हमें बोला ही हैज, उसके पास है, हमने बोला ही डज, बोलो दी, अरे डू कहीं देखो क्या लिखा है, करना, तो वह करता है, नहीं भाई साहब, हमने बोला आई डू मैं करता हूं, यू डू, लता डज लता करती है, वी डू हम लोग करते हैं, भी मतलब तुम सबको पेट घुसाऊंगा। ही डज वह करता है, ही हैज है ना जी, ही विल्स उसकी इच्छा है, विल मतलब इच्छा, समझना बात को, अच्छी बात। यहाँ देखो बोर्ड पे हमने यहाँ सिखाया बेटा, यहाँ बोला ही हैज, अभी हैज क्या है, मेन वर्ब, क्या है ये, क्योंकि मालिक नहीं इसके पास है मालिक के पास, ये नौकर क्या है, स्वतंत्र अभी, क्योंकि मालिक के पास नहीं है, हमें लगा दिया मालिक, he has gone there, he has। अब और जैसे ये V3 आया, ये दुपक गया, बच गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मीनिंगलेस। तो क्या लिखवाया था, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। अब देखो हिंदी हो रहा है कि लता के पास गई वहां, ऐसा हो रहा है, लता गई वहां, हैज क्या इंग्लिश हो गया,
लेकिन लता हैज अ कार, देखो यहाँ पे, समझो मुद्दा समझो। तो लता हैज अ कार, यहाँ हो गया के पास, लता के पास एक, तो क्या कहा था, यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाए तो वही एडजेक्टिव क्या बन जाता है, यहाँ कहा जाएगा V5, यहाँ कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, अंतर बोला क्रिया, देखो फटाफट, वहां पे हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब मीनिंगलेस, वो है मीनिंगलेस, है मीनिंगफुल, बोलो है कि देखो करके, यहाँ हिंदी हो रहा है के पास, यहाँ हिंदी के पास है, यहाँ पे हिंदी के पास हो रहा है, लता के पास गई, नहीं ना, ये मीनिंगलेस नौकर है ये, लता गई वहां, इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ, लता के पास एक कार है, तो जब वर्ब होता है तभी मीनिंगफुल होता है, यानी मेन वर्ब ही मीनिंगफुल होता है, मेन वर्ब ही, तो ये है मेन वर्ब, कब, जब मालिक नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, यहाँ काम है, कार नाउन है, कार क्या नाउन हो गया, ये वर्ब है, देखो भीतरी है, बात समझ में आया नहीं, जल्दी बोलो। अब पूछो, तुमसे पूछा जा, किसी पूछा तुमने कि लता हैज गॉन देयर किस टेंस का है, बोलो, हाँ, कैसे पता, ए है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसे परफेक्ट कहते हैं हम लोग, देखो लिखा वहां पे होगा, देखो लिखा है ना, देखो भीतरी क्या है, परफेक्ट है ना, यानी परफेक्ट है, तो परफेक्ट हो गया यहाँ पे तुम्हारा, तो कौन सा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और बोलो हैज क्या है, V5, V5 किस टेंस में आता है, स्टार्ट में देखो, सिंपल, तो इसका टेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, हुआ बाबू, अरे हुआ परफेक्ट टेंस, किसी को दिक्कत है बोलो, कोई शर्म लाज की बात नहीं है, वो हुआ परफेक्ट टेंस से हो गया प्रेजेंट टेंस, यही बच्चे मार खा जाते हैं, पता है ना, तो लता हैज गॉन देयर परफेक्ट टेंस हो गया, लता हैज अ कार प्रेजेंट टेंस हो गया। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, माई मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, अभी लिखता हूँ, उतार लिया इसको, कोई आपत्ति है मन में, कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे को डाउट, ऑनलाइन बच्चे, ठीक है चले आगे, हटा दें उसको, आई है, 2 मिनट उसको, उसको कॉफी पिलाओ, रहने दो क्या उसको, हो गया ना, अब जरा सा बोर्ड पे एक सेकंड ध्यान दो, देखो बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा हमने यहाँ पे, क्वेश्चन था, माय मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, इसका जरा नेगेटिव बनाइए आप लोग, मैं अब कॉपी चेक करूंगा, इसका नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव, मैं आ रहा हूँ कॉपी चेक करूंगा आपका, नेगेटिव बनाना है आप सबको, नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है बेटा, नेगेटिव बनाना है, अब चेक करूंगा सबका कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहाँ बनाए दिखाओ, सब उल्टा पुल्टा, सब गलत है, सब गलत है, सब उल्टा, आपको सोचते नहीं, क्या बनाते हो तुम लोग, क्या बना रहे हो तुम लोग, क्या मामला है जी,
सब गलत है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हैव्स, माय मदर हैज। यहाँ पे क्या लिखा? कीप। कीप कहाँ से आ गया? नेगेटिव बनाना, नेगेटिव बनाना, नेगेटिव। कहाँ बनाया? क्या लिखिए? माय मदर हैज भी, डज नॉट भी, क्या बनाया? तुम्हारा कहाँ है? गलत है, सब गलत है। हाँ जी। और क्या? हम्म देख लिया, बनाया। क्या लिखे हो? गलत। क्या लिखे हो? मदर। चलिए, तो देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये आज नहीं पूछा है, ये लगभग 12-13 की बात है, 10 साल पहले की बात है। क्योंकि आज तो और भी मॉडर्न हो गया लोग, तो धीरे धीरे इंग्लिश मॉडर्न की तरफ जा रहा है, जैसे आप करते हो। तो 2-4 बच्चों का ठीक है, बाकी 90% आप लोगों ने सब गलती बनाए हो। 1-2 बच्चों का ही सही हो, ज़्यादा सही नहीं होगा। तो पहले जो गलत बनाया वो क्या है वो देख लो पहले। कुछ बच्चों ने किया, माई मदर डजंट ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। मुझे वो सिंपल बताओ, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ माय मदर गोज, होगा गोज? नहीं होगा। होगा नहीं होगा? माय मदर गोज देयर, होगा ऐसा? इसका नेगेटिव क्या बनेगा? बोलो बताओ, सिंपल बताओ मुझे, बोलो। इसका नेगेटिव क्या बनाऊं? माय मदर डजंट के बाद क्या लिखूं? डजंट देयर कि डजंट गो देयर? गो देयर। ये गो क्यों बोल रहे हो? यानी डजंट एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है, ध्यान देना उसको, मेन वर्ब के साथ नॉट कभी नहीं लगता है। नॉट हमेशा नौकर के साथ लगता है, किस साथ? हेल्पिंग के साथ। बस समझ गए? मेन वर्ब के साथ नॉट कभी, तो कहीं नोट में डालो फटाफट जल्दी से। देखो मेन वर्ब के साथ नॉट कभी नहीं लगता, 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 मेन वर्ब के साथ नॉट कभी नहीं लगता। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता। नॉट हमेशा कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। ठीक है जी, मेन वर्ब के साथ नॉट कभी नहीं लगता, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो पहला पॉइंट देखा, मदर गोज, ये तुम्हारा बोलो जी, बोलो ये गोज क्या है? मेन वर्ब है ना, यानी गोज में नॉट नहीं लगेगा। तो माय मदर डजंट हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मीनिंगलेस। अब हो गया मेरी माता, सिर्फ होगा नहीं। अब गोज है V5, लेकिन V5 और V2 सिर्फ पॉजिटिव में आते हैं, जैसे नेगेटिव बनाते हैं वह V1 में टर्न कर जाता है। फिर से लिखो एक बार, V2 और V5 हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, बराबर लिखो। V2 और V5 सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। V2 और V5, V2 और V5 सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। V2 और V5 सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। V2 और V5 सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। जैसे ही कोई और वाक्य बनाते हैं, जैसे ही कोई और वाक्य मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसे कोई और बनाते हैं वह V1 में बदल जाता है। जैसे ही कोई और बनाते हैं, कोई और वाक्य मतलब नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो, जैसे कोई और बनाते हैं वह V1 में बदल जाता है। फिर से बोल रहा हूं, V2 और V5 सिर्फ पॉजिटिव में आता है। V2 और V5 सिर्फ पॉजिटिव में आता है। जैसे ही कुछ और बनाते हैं वह V1 में बदल जाता है। पता है सब हिंदी क्यों लिखवा दे रहा हूं? ताकि कॉन्फिडेंस तुम्हें आ जाए। जब ऐसे लिख दूं बोल दूंगा काम नहीं चलेगा, लिखा रहेगा, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो ये V5 है कि नहीं, सेंटेंस क्या पॉजिटिव, तो जैसे ही बनाएंगे नेगेटिव इनको क्या बन जाएगा? V1। तो गो से क्या हो जाएगा? गो।
क्योंकि नेगेटिव है ना, V5 था पॉजिटिव में, तो गो देयर, इसलिए बनाया हम लोग माई मदर डजंट गो देयर। इसमें मेरा मुद्दा, तो माई मदर गोज देयर का नेगेटिव बनेगा माई मदर डजंट। अगर बनाएंगे इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डज माई मदर गो देयर, डजंट माई मदर गो देयर, वाई डज माई मदर गो देयर। होगा ऐसा क्लियर? इसको पत्ती, इसमें याद दोनों, ऊपर आ जाऊं, ठीक है, अब ऊपर आ जाओ। अब यहां समझ में आ गया बेटा, तो यहां समझो गौर से। तो माई मदर तुम्हारा है सब्जेक्ट, जैसा कि यहां भी था सब्जेक्ट। बोलो हैज क्या है, जल्दी बोलो फटाफट। मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, मेन की हेल्पिंग, हेल्पिंग। हेल्पिंग कब होता है, जल्दी बोलो। हमने एक बात बोला था कि हेल्पिंग तब होता है जब मालिक बगल में हो। मालिक, मालिक मतलब मेन वर्ब। इसमें कहा है मेन, बोलो। ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है। ये हो गया नाउन, मान लो, कल्पना कर लो। तो ये हो गया क्या चीज, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या है, V5, है कि नहीं V5, जल्दी बोलो, नहीं तो चार्ट में चेक करो, है V5। तो V5 जैसा गोज है वैसा ही हैज है। तो कुछ बच्चों ने कर दिया हैजंट क्या कर दिया है, हैजंट। तो अभी लिखवाया ना कि मेन वर्ब में नॉट कभी, क्योंकि गोज में नॉट लगेगा, गोजंट, गोजंट होगा नहीं ना। तो जब गोजंट नहीं होगा तो हैजंट कैसे होगा। तो हैजंट में लगाया क्यों, बोला कि नौकर था, चाप दो। तो यहाँ पे नौकर वो नहीं है, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। ये है क्या सर, V5 है। मुझे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 99 नहीं, 99.999% लोग अगर नेगेटिव बनाएंगे ना, तो वो यही बनाएंगे, माई मदर हैजंट ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, नेगेटिव सर, आई हैव नॉट अ पेन। नहीं, राइट की रॉन्ग, रॉन्ग, क्योंकि आई हैव अ पेन, हैव प्लस नाउन, हैव है मेन वर्ब, और मेन वर्ब नॉट नहीं लगता भाई साहब। आई हैव नॉट पेन होगा कभी, कभी नहीं होगा। और ये 99 नहीं, टीचर भी गलती बोलते हैं, मैंने बहुतों को देखा है। उसमें मुद्दा आया तो बोलो एक गोज क्या है, मेन वर्ब ना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब यहाँ समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस है मेन वर्ब है, तो नेगेटिव बनेगा माय मदर। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे डजंट, अब बोलो V5 है ना, तो V5 का जब बनाते हैं नेगेटिव में आता है, क्या बदलता है, V1, लिखवाया नोट में ना, कि V2 V5 से कहाँ आता पॉजिटिव में, जैसे ही बनाता है नेगेटिव क्या बनता है, V1। तो बोलो हैज का V1 क्या होगा, है चार्ट देख करो, चार्ट में होगा। तो माय मदर डजंट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अब अगर आपने ऐसा कर दिया है, मदर हैजंट, क्या हो जाएगा, गलत। ये वाला क्या हो जाएगा, सही। समझ में आया? तो डजंट हैव करना चाहिए था ना। क्लियर? किसी बच्चों का आपत्ति है तो मदर डजंट हैव अ ब्यूटीफुल, बच्चा सोचता है यार हैव कहाँ से आ गया, हैज था वहां से। वो क्लियर? अच्छा, ये तो लंबा था, एक छोटा देता हूँ एग्जाम्पल। सिंपल बोलो, हमने बोला आई हैव अ कार, बोलो क्या जल्दी बनेगा, क्या बनेगा, आई डोंट हैव अ कार। अगर बनाते हो आप आई हैवंट अ कार, तो क्या हो जाएगा, गलत। आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, आई हैवंट अ कार, क्या होगा, गलत। कोई मान लो हैवंट ना बोल कैसे बोल दिया किसी ने, आई हैव नॉट अ कार, तो सब क्या होगा, गलती। हैवंट बोलो चाहे हैव नॉट, की बात है। क्लियर? कोई डाउट है मन में? चलें आगे। अब यकीन हो गया कि लोग गलती बोलेंगे, चलो आजमाना जरूर इसको, दोस्तों से पूछना जरूर, ठीक है। बस एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। एक अक्सर पूछता हूँ बच्चों से मैं, आई हैड माई लंच, आई हैड माई
लंच। जल्दी बोलो किस टेंस का है, फटाफट बोलो बोलो। पास्ट में 4 होते हैं, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है? सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट? जल्दी बोलो, सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट, जल्दी बोलो। चार्ट में देखो, चार्ट में चेक करो हेड कहाँ कहाँ है। हाँ, दोनों में है ना? तो इसको किस टेंस रखोगे फिर, जल्दी फटाफट बोलो। हेड तुम्हारे चार्ट में दोनों में है ना, V2 में भी और V3। और हेड लगाते किस टेंस में, जल्दी फटाफट बोलो, किस टेंस में आते हैं? आते परफेक्ट ना। तो पास्ट परफेक्ट का है ये? है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट टेंस तभी होगा जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें थर्ड फॉर्म है कहीं? एक जगह है। अगर ये हेड को हम V3 मान लें, चार्ट में है कि नहीं, देखो जल्दी से, है ना? अगर V3 मान लें, कल्पना कर लो, तो परफेक्ट हो सकता नहीं हो सकता? फिर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उससे पहले क्या चाहिए उसको? नौकर चाहिए। क्योंकि V3 के भी अकेले, लॉजिकल प्रूफ करो ना, V3 के भी अकेले, V3 है तो हेल्पिंग चाहिए ही। इसका मतलब कि 100% ये V2 है। क्या है? क्योंकि V2 अकेले होता है, V2 अकेले होता है। इसका मतलब किस टेंस का है ये? सिंपल पास्ट का है। किसका है? अब इसका नेगेटिव बनाया जाए तो क्या बनाएंगे, जल्दी बोलो फटाक से। आई डिडंट, आई डिडंट हैड। कहा था कि V2 ये क्या है? V2 है। जैसे बनाएंगे नेगेटिव, ये हो जाएगा V1। V1 क्या होता है? हैव। आई डिडंट हैव माई लंच। नहीं सुना रहा है? आ गया ना? क्योंकि हेड क्या है? V2 है। तो V2 का V1 क्या हो? चार्ट में चेक करो, चार्ट में चेक करो। तो हेड का V1 क्या? भी हैव है। तो क्या कर, हैव, हैड, हैविंग, हैज, है ना? तो ये फॉर्म आपको जुबान पे याद कर लेना है। इज, एम, आर, वाज, वेर, बीइंग, हैज, हैव, हैड, है ना? डू, डज, डिड, डन, इस बात करना। तो हैव क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये है V2। इसमें क्या मुद्दा, इसको आपत्ति? देखो अगर यहीं पे मैं कैसा कर दूं, आई हैड हैड माई लंच, बोलो किस टेंस का हुआ? पास्ट। ये वाला हेड क्या है? ए हेड क्या है? अब ऐसा मत सोचना कि हेड हेड है, हेड हेड नहीं है, हेड प्लस V3 है। ये हेड का हिंदी होता है ईटन। आई हैड ईटन माई लंच, आई हैड टेकन माई लंच। तो टेकन कहो, हैड हैड कहो, की बात है ना? तो आई हैड टेकन माई लंच, आई हैड हैड माई लंच। तो हेड क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है जी। कहने का सेंस है बेटा कि देखो, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का सेंस ये कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना हमको सीखना है। तो ये एक दिन में नहीं होगा। जैसे आज पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को यूज करेंगे सिंपल पास्ट में भी, इसी को पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस में भी, है ना? तो ये पूरा का पूरा आपको आइडिया दिमाग में रखना है। हम लोग करेंगे आराम से काम, इसको पढ़ना आराम से, वर्ब का फॉर्म याद करना, फिर आगे हम लोग काम करें। ठीक है, फिर मंडे मिलते हैं हम लोग। कल क्या है सर? सैटरडे और संडे नहीं पढ़ाता मैं पढ़ाता हूँ मंडे टू फ्राइडे। छुट्टी नहीं है सर, 2 दिन क्या करिए, घर पढ़िएगा इसको, जो पढ़ाया इसको रिविजन करिएगा, ठीक है ना? मिलते हैं हम लोग मंडे को।